आ ही नहीं रही अभी अब आ गई। मैम अब आ रही है। ठीक है। तो अब हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या हुआ कि हमने ये बोला कि बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। और रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी के पास अगर स्पेसिफिक डायमेंशंस और क्या है हमारे पास, जैसे हाइट, लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, इसके पास स्पेसिफिक होगी तो हम वो कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बना देगा, एक रिजिड बॉडी बना देगा। ठीक है। तो आज तक हमने बोला कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ था वो क्या था हमारे पास, F = ma, और दूसरी डेफिनेशन जो ओरिजिनल थी वो dp/dt। ठीक है, हमारे पास ये यूज हो रही है। तो इसमें क्या बोलता है हमारे पास कि इसमें मास सिस्टम यूज हुआ है, तो एक यही हमारे पास लॉ है जो हमारे पास मास को लेता है। तो इन सारी कहानियों के पीछे हम लोगों को एक कैलकुलेट करना है एक तरह का वर्ड जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ मास। तो देखो, ये हमारे पास कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है ना, ठीक है, कोई रिजिड बॉडी है, इसके पास स्पेसिफिक मास आपके सामने पड़ा हुआ है, ये पेन जो है ये एक रिजिड बॉडी। अब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होगा हमारे पास कि इसका पूरी का पूरा मास कहाँ पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट हम कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा, देखो अगर मैंने इसको इस तरह से होल्ड किया, सपोज करते हैं इस तरह से मैंने होल्ड किया, तो ये इस तरफ को गिर रहा है नीचे। ठीक है। अगर मैंने इस तरफ को होल्ड किया तो ये इस तरफ को नीचे गिर रहा है। ठीक है। और अगर मैंने इसको बीच में होल्ड किया, मतलब सेंटर में होल्ड किया, तो देखो दोनों तरफ इक्वल बैलेंस्ड है हमारे पास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पेन लाइज इन द सेंटर। तो सबके साथ सेम नहीं होता, पर मोस्ट ऑफ द जनरलाइज रिजिड बॉडीज में हमेशा हमारा सेंटर ऑफ मास पे लाई करता है। तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या है, जैसे ह्यूमन बॉडी है तो हमारा बेली बटन इज दी सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे पूरी बॉडी का हमारा मास लाई कर रहा है। सोलर सिस्टम में उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारे पास सन के पास। ठीक है। तो सारे सिस्टम जो है वो सेंटर में कहाँ पे है, सन के पास है, उसके अराउंड हमारे पास मोशन हो रही है। तो हम बोलेंगे, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम सेंटर ऑफ मास वो भी तो बोल सकते कि जहाँ वो वाला पॉइंट जहाँ पे बॉडी बैलेंस्ड होती है। ऐसे अभी तक तो हमने कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं ना निकाले, तो मुझे कैसे पता होगा कि वहां पे बैलेंस होगी। तो मैंने तो अभी सिर्फ यहाँ पे ये बताया कि जहाँ पे टोटल सिस्टम हमारे पास एब्सोल्यूट रहे, मतलब सेट रहे। ठीक है। जितना इधर है उतना ही इधर रहे, जितना इधर है उतना ही उधर रहे। जब आप बैलेंस वर्ड यूज करते हो तो बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा कि हमारे पास इस तरफ क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम आएंगे, इस तरफ क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम आएंगे। तो जब हम उसकी डेरिवेशन करेंगे तब हम बोलेंगे। ठीक है। तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से आ रहा है हमारे पास। तो सेंटर ऑफ मास को हम कैसे लिखेंगे, इट इज दैट पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी is supposed to be concentrated and जहां पे पूरी बॉडी का मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो, ऐसा। ठीक है। एंड विच बिहेव्स to the external forces in a similar manner as a body would have behave। तो कहते कि ये एक जो पॉइंट ही होगा ना सेंटर में, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जितना पूरी बॉडी ने बिहेव किया होता हमारे पास। ठीक है। तो इसका मतलब एक और कंडीशन आ गई, सेंटर ऑफ मास may or may not lie in the center, may or may not lie ऑन दी बॉडी। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो बॉडी के ऊपर ही होगा, कई बार बॉडी के आउटसाइड भी हो जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, जो डिस्क होती है हमारे पास, वो कहाँ पे लाई करता है, लाइज एट द सेंटर ऑफ डिस्क। डिस्क देखिए अभी आपने, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी वाली हमारे पास, तो उसका उसके सेंटर पे लाई करता है। अगर सर्कुलर रिंग देखें, जैसे अभी आपने किसी ने भी कड़ा वगैरह पहना होगा, तो वो एक सर्कुलर रिंग है, तो वो अंदर से तो खाली है देखो, तो जो उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा उसके सेंटर पे लाई करेगा। देखो बॉडी पे तो लाई नहीं कर रहा, बॉडी तो सिर्फ ये है ना आउटसाइड वाली, मतलब सॉलिड रिजिड बॉडी तो आउटसाइड है कड़ा, पर उसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो सेंटर में लाई करेगा, खाली जगह में।
गॉट इट? मैम रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी अभी तो स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऐसी बॉडी जिसकी पर्टिकुलर डायमेंशन हो, मतलब कि जो सॉलिड हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और उसकी पर्टिकुलर फिक्स डायमेंशन हो, जैसे ये पेन है, इट इज अ रिजिड। पर अगर मैं यहाँ पे पानी की 2 बूंदे रख दूंगी तो वो जो वाटर ड्रॉप्स होंगे क्या वो मेरे रिजिड होंगे? नहीं। जब मैं उसको प्रेस करूंगी उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। पर रिजिड बॉडी की डायमेंशन प्रेस और कंप्रेस करने से मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसी की वैसी रह रही है। ठीक है, ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, इसकी डेरिवेशन करनी है हमने। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे आया, और यही डेरिवेशन आपके पास एग्जाम में आती है। ओके तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है, दीजिए हेडिंग फिर एक नई, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय टू पार्टिकल? पार्टिकल्स होंगे। ये सिर्फ 2 पार्टिकल्स होंगे। तो देखो मैं एक कोऑर्डिनेट बना रही हूँ सिस्टम, ठीक है, तो इस तरफ एक्स एक्सिस है, उस तरफ वाई है हमारे पास। तो 2 पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, ये ओरिजिन है हमारे पास। यहाँ से एक बॉडी है मास m1, ठीक है, ऐसी देयर इज अनदर बॉडी ऑफ मास m2, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। ठीक है, ओके समझ आ गई बात? तो अब मैं देखती हूँ कि देखो अब अगर ये बॉडी है, ये रेस्ट पे है ना, इसके अंदर देखो कितनी सारी और छोटी छोटी बॉडीज है, इसका ये पार्ट ओपन करूंगी, ये पार्ट ओपन करूंगी, 3 सिस्टम बन गया हमारे पास, और 4th इसके अंदर इनसाइड लाई कर रहा है रिफिल, है ना। तो अच्छा, तो ये पूरी बॉडी किस पे है, चल रही है, मोशन में, या रेस्ट पे? मैम ये बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, मैम रेस्ट। ठीक है, तो ये बॉडी हमारे पास बिल्कुल सही रेस्ट पे है, ठीक है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इसकी जो इंटरनल फोर्सेस है वो आपस में एक्ट नहीं कर रही होंगी। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी मतलब सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी, 0। सपोज करते हैं m1 है, ये मास m2 है, तो आपस में मासेस एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की कर रहे हैं, है ना। तो पर ये जो इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं, इंटरनल फोर्सेस जो है इसके ऊपर, उनका सम तो कितना आया? 0 ही आया। जो इंटरनल फोर्सेस है उनका सम कितना आया? 0, है ना। तभी तो वो रेस्ट पे रह पा रही है। अगर इसकी इंटरनल फोर्सेस बाई एनी चांस 0 नहीं होती तो ये पक्का से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ को मूव कर रहा होता। तो जैसे अगर आपने मेडिकल में सबने पढ़ा होगा, मतलब बायो में आप सबने पढ़ा होगा, जैसे अमीबा है, तो आगे अगर फॉरवर्ड मूव करते हैं तो कहीं पे भी किसी भी डिफरेंट शेप में वो आगे पीछे मूव कर देता है। तो क्योंकि उसकी इंटरनल फोर्सेस उसको धक्का मारने में मजबूर कर रही है, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रही है, राइट। तो इसका मतलब अगर रिजिड बॉडीज है तो ऑलमोस्ट जितनी भी रिजिड बॉडीज होंगी वो रेस्ट पे ही रहती है बॉडी आराम से। अभी आपके टेबल पे कोई नोटबुक पड़ी होगी, बुक पड़ी होगी, फोन है जो आप यूज कर रहे हो, तो ये सारा कुछ हमारे पास क्या रिजिड है, तो ये रेस्ट पे ही है अनटिल अनलेस आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो बॉडी है इसके ऊपर F12 इंटरनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास इंटरनल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, आपको कंसीडर करवाती हूँ, लिखिए कंसीडर 2 पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 having position vectors r1 vector and r2 vector, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे F12 जो है हमारे पास फोर्स ऑन, इनफैक्ट इंटरनल फोर्स लिखूंगी तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इंटरनल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F21 क्या होगी, इंटरनल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, क्लियर। अब 1 क्या है, मतलब मास m1 है ना, और वो मास m2 वाली के कारण। और मैं अब देखो एक और चीज करूंगी, यहाँ पे 1 के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F1 वेक्टर, और एक और फोर्स लग रही है F2 वेक्टर। तो मैं क्या बोलूंगी कि F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर दी एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे पास एक्ट कर रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन M1 एंड M2। ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस है जो हमारे पास एक्ट कर रही है किसके ऊपर, M1 एंड M2 के ऊपर। गॉट इट?
यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब टोटल फोर्स ऑन मास m1 के ऊपर देखते हैं कितना है। तो लिखिए टोटल फोर्स ऑन m1 के ऊपर टोटल फोर्स कितनी है हमारे पास? मैम लास्ट पेज दिखा दो। टोटल फोर्स ऑन m1 कैसे आएगा हमारे पास? देखो ये है m1 मास, तो m1 के ऊपर F12 प्लस F1 और m2 के ऊपर F1 और m2 के ऊपर F21 प्लस F2। ठीक है, F21 प्लस F2। तन्वी इसके बाद सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यस मैम। पता नहीं। मैम फर्स्ट पेज दिखाना एक बार। ये फर्स्ट पेज ही तो है। नो मैम, फर्स्ट पेज की लास्ट लाइन रेड पेन से लिखी। यहाँ पे यस मैम। अरे अभी हम डेरिवेशन पे पहुंच गए, तुम फर्स्ट पेज पे ही हो अभी। नो मैम, लास्ट लाइन रहती थी, बस हो गया। ठीक है, ये डन है। चलो अब मैं Yes, इसके ऊपर लिखूंगी कि ऑन बॉडी 1 के ऊपर क्या क्या हमारे पास एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑन बॉडी ऑफ मास m1 के ऊपर F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर एंड टोटल फोर्स ऑन m2 कितनी थी? हाँ जी, F2 प्लस F21। F2 प्लस F21। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एनीवन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? उसने क्या बोला था? टोटल फोर्स एक्टिंग विल बी दी रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ जी, लीनियर मोमेंटम ऑन पार्टिकल। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज बॉडी 1 के लिए F12 is equals to d by dt of p1 वेक्टर नंबर 1। F2 के लिए F21 is equals to dp2 by dt सेकेंड। ठीक है, where p1 and p1 vector and p2 vector are linear momentums of particles। ठीक है, इस डेरिवेशन को ध्यान से देखते जाना क्योंकि इसमें कई स्टेप्स ऐसे आएंगे जो ऊपर नीचे करेंगे। अब हम ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, इस सबको ऐड किया तो F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू dp1 वेक्टर बाय dt प्लस dp2 वेक्टर बाय dt। ओके, अब ये इंटरनल फोर्सेस है, तो इंटरनल फोर्सेस अंदर ही अंदर रह जाती है, तो इंटरनल फोर्सेस का सम कितना होता है? जीरो। हम लिखेंगे सिंस, यहाँ पे पहले आप नोट डाउन कर लो साथ के साथ, सिंस F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख देना सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। कर लिया नोट डाउन यहाँ पे सबने? यस मैम। सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 हमारे पास, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल F। तो किसका सम होगा ये तन्वी? बता दो भाई। F1 प्लस F2 का F1 प्लस F2 is equals to d by dt of P1 plus d by dt of P2। इसको क्या बोलेंगे पलक? टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम, उसको किसी एक के बराबर लिख दिया। अब इसके ये तो 0 हो गया, इन दोनों का सम कैपिटल F हो गया, तो अब मैं लिख सकती हूँ कैपिटल F इज इक्वल टू dp1 वेक्टर बाय dt प्लस dp2 वेक्टर बाय dt। ठीक है सीरत? यस मैम। तो आर्यन आप बताइए जरा, मैं p को और कैसे लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी? m1 into v1। m1
एंड m1 into v1 ना, यस Yes. बिल्कुल सही। तो हमारे पास कितना आ गया m1 v1 वेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कितना आ गया d by dt, सेकंड है तो इसके लिए m2 v2 वेक्टर, ठीक है। m being constant, so f is equals to m1 into d by dt v1 वेक्टर प्लस m2 into d by dt v2 वेक्टर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो हम आगे चलते हैं। ऑल्सो वी नो v वेक्टर को अगर आपको पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? मैम ds by dt। तो s तो यूज नहीं हो रहा, पोजीशन वेक्टर्स तो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो r1 और r2 है। मैम VT। नो, वो तो आप डिस्टेंस निकाल रहे हो वेलोसिटी इनटू टाइम करके, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। r1 हाँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा dr वेक्टर बाय dt वेक्टर। यस अरे आज तक पोजीशन वेक्टर x y z होता था, तो आज पूरा r वेक्टर दे दिया। अब 2D 3D कुछ भी आ सकता है, वहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप, कुछ भी हो सकता है आर वेक्टर। तो हमारे पास आर वेक्टर तो देयरफॉर हमारे पास कितना आ गया, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 इनटू, क्लियर है ना सबको? यस मैम। ठीक है, तो d बाई dt, तो ये किया, पर v की जगह पे मैंने फिर से क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, r वाला सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगी, dr1 वेक्टर बाई dt प्लस m2 इंटू d बाई dt dr2 वेक्टर बाई dt। ठीक है, तो ये इसको कंबाइन करके मैं कैसे लिखूंगी, 2 बार डी स्क्वायर और नीचे dt का होल स्क्वायर, है ना। तो फिर मेरे पास रिलेशन जो बन जाएगा दैट विल बिकम एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई dt का स्क्वायर r1 वेक्टर प्लस डी स्क्वायर बाई dt का स्क्वायर r2 वेक्टर। इज इट क्लियर? मैम m1 ओ सॉरी m1 m1 भी ये लिखना भूल गई मैं, इसको आगे पीछे लिख लेना। ठीक है, तो अब मैं इसको m1 m2 को इनसाइड लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर कॉमन निकाल रही हूँ, तो ये हो गया m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। ठीक है, अब मैं एक और चीज करूंगी, मल्टीप्लाई, और ये एग्जाम में आती है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टोटल मास। इससे मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी, इससे डिवाइड भी करूंगी, तो एफ वेक्टर जो होगा आपके पास वो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर ब्रैकेट में m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो और थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, तो f वेक्टर को थोड़ा सा ऐसे लिख लूँ, m1 प्लस m2 ब्रैकेट में डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैम ये नीचे आपने कैसे किया? ये नीचे कैसे किया, मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, ऊपर नीचे। मैम इसके तो नीचे वाला स्टेप। ये नीचे वाला स्टेप m1 m2 मासेस ही है, तो मासेस मतलब 3 kg 2 kg कोई स्केलर क्वांटिटी होगा, तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले आई मैं, और फिर यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन और फिर ये सारा इनसाइड। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ तक लिख लिया सबने? तो जो फाइनल स्टेप था हमारे पास उसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। देखो जो लिखा हुआ था वहां पे वो ऐसे था, m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज इट। ओके, सो नाउ वी हैव हियर f वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट में d स्क्वायर बाय dt का स्क्वायर इनटू कैपिटल R वेक्टर। तो हेयर R वेक्टर कर दूंगी मैं, वो किसके बराबर, m1 r1, नया नाम दे दिया हमने इस पूरी टर्म को। ठीक है, और कैपिटल M को लिखूंगी m1 प्लस m2।
ठीक है, तो देयरफॉर जो एफ वेक्टर फाइनल रिलेशन बना वो क्या बना, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम आ गया, टोटल मास। तो ये क्या बना हमारे पास इस तरह से, ठीक है। अब मैम ये जो यहाँ से आर प्लीज वेक्टर, दोबारा बता दो। मैं वही करने लगी हूँ अभी, इसको मैंने नया नाम दिया दिस आर वेक्टर, ठीक है। अब ये जो आर वेक्टर होगा ये दे रहा है हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ मास हमारा लाई करेगा दो पार्टिकल्स का, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कुछ इन दोनों के बीच में लाई करेगा, दिस इज सेंटर ऑफ मास। और आर वेक्टर होगा उसके पास m1 इंटू r1 इज इक्वल टू m2 इंटू r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये इसका फॉर्मूला है, आप एडिशन कर लो अपनी डायग्राम में। तो ये उसने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया हमारे पास किसका, आर जो है ये बेसिकली दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। ये क्या होगा, हेयर आर वेक्टर जो होगा दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मैम सेंटर फुल ऑफ, शीट दिखाना एक बारी। आप ध्यान से सुनो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। मुझे यही कैलकुलेट करना था कि सेंटर ऑफ मास कितना आता है। जब भी दो मासेस दिए होंगे तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर दूंगी सेकंड मास का सेकंड के साथ डिवाइडेड बाय टोटल मासेस, ठीक है। और कैपिटल एम का मतलब क्या है, हमारे पास टोटल मासेस है तो टोटल मासेस आउटसाइड भी आ गए, तो दिस विल गिव द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। ये होगी टोटल फोर्स एक्ट कर रही है हमारे पास उस सेंटर ऑफ मास के पार्टिकल के सिस्टम में। तो अब कहते हैं कि आप लोगों को दो पार्टिकल सिस्टम लेके जाने की जरूरत नहीं है, अब उन दो पार्टिकल का रश कम करके सिर्फ सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर लेना, तो सारा डाटा उसने ही दे देना है हमारे पास, फोर्स भी उसने दे देनी है एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी उसी ने दे देना है आपको, ओके। तो व्हाट इफ, इसी पे स्पेशल केस देती हूँ कि इफ बोथ हैव इक्वल मासेस, अगर उनके मासेस ही इक्वल होते, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू स्मॉल m से, ब्रैकेट में लिख दिया, अगर उनके मासेस इक्वल होते तो r कितना आता मेरे पास, व्हाट विल बी माय r, पोजीशन वेक्टर कितना होता, r कैपिटल R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो कितना आता m प्लस r1 मैम थोड़ा r2, धीरे कराओ। देखो दोबारा से हमारे पास यहाँ से आप लोगों को आना समझ बंद हो गई होगी, क्योंकि अभी तक तो बहुत सिंपल चल रहा था, कॉमन निकाला डिवाइड किया, फिर एकदम से इसको आर कहाँ से लिख दिया, वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। सो लेट मी मेक यू क्लियर कि मेरा पर्पस था पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालना, तो ये पूरा सिस्टम एक इकट्ठा सिस्टम बैठा हुआ है, तो इसको रेदर देन कुछ नई टर्म बोलने की बजाय मैंने सीधा बोल दिया कि ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। देखो कोऑर्डिनेट दे रहा है, ये मास तो मास से कैंसिल हो जाएगा, कुछ r1 प्लस r2 की वैल्यू आएगी। अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला से कैलकुलेट करूं तो ध्यान से देखना, ऊपर क्या है केजी इंटू मीटर, केजी इंटू मीटर प्लस केजी इंटू मीटर, केजी में इंटू मीटर ही देंगे, नीचे केजी ना, तो केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो इसका डायमेंशन क्या आएंगे, सिर्फ मीटर्स में आएंगे। तो दैट मीन्स आर वेक्टर एक कोई नया पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रहा है हमें, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि दैट दिस विल गिव न्यू पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारे पास, ठीक है। जहाँ पे m1 प्लस m2 क्या होगा हमारे पास टोटल मास, तो इसी के कोऑर्डिनेट में लिखने की बजाय मैंने सिर्फ m1 m2 आगे वाले को लिखा, और इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया कि दिस विल बी द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक्सक्यूज मी ये मैम। हमारे पास क्या होगा पोजीशन कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड बस सारे क्वेश्चन ले रही हूँ, ये क्या होगा हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का होगा, ओके। अब मैंने क्या बोला कि अगर ये पोजीशन कोऑर्डिनेट पे हमारे पास इक्वल मासेस है m1 m2 m के बराबर, मतलब m1 और m2 आपस में बराबर हैं और किसी रैंडम m के बराबर है, सपोज करो 2 kg तो मतलब 2 kg हमारे पास जनरल मास हो गया। तो अगर मासेस सेम होंगे तो मैं इस वाली में वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो m इंटू r1 प्लस m इंटू r2 डिवाइडेड बाय 2m, तो m से m कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब जो पोजीशन वेक्टर आया सेंटर ऑफ मास का वो कहाँ पे आएगा, जो पॉइंट है उन दोनों के वेक्टर्स का सम ले रहा होगा उसके हाफ में आएगा, स्पेशल केस। हाँ जी, अब पूछो जरा क्या क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या बातें नहीं समझ आई आप बताओ। यहाँ पे किसी ने अभी बोला था एक्सक्यूज मी, हाँ जी पूछिए। मैम मैंने तो वही बताना था, मेरा वही आंसर आया एंड में जो आपका आया था ना, r1 प्लस r2 डिवाइडेड। ओके, और है किसी को कोई डाउट इसमें?
अभी यहाँ पे किसने बोला था ना कि स्लो करवाओ, कौन थे वो? महक थी। मैम महक। हाँ जी मैम मैं। महक। तो हाँ जी महक बताइए जरा, क्लियर है आपको? यस मैम। यहाँ से बात नहीं समझ आती है, दैट मीन्स कि हमने न्यू नेम दिया है उसको। अभी ना देखो मैं आपको बहुत अच्छे से बात बता देती हूँ क्लियरली, कि जब हम 10th क्लास तक थे ना तो चीजें हमारे लिए बहुत सिंपल फॉर्म में थी। कभी हमने लेंथी डेरिवेशंस नहीं की 2-2 3-3 पेजेस की, ठीक है। एंड सेकंड ऑफ थिंग कि जो अभी तक डाटा मैंने करवाया वो बहुत डायरेक्ट डाटा था, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट। जब से ये रोटेशन मतलब यूनिट 5 स्टार्ट होता है ना हमारे पास, हाफ ऑफ द 11th क्लास, हाफ क्या मतलब 80% बच्चे ये बोलते हैं कि 11th क्लास इज अ टफ क्लास, यहाँ से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एवरी डे जितना मैंने करवाया है उसके साथ नहीं आप असेंबल करोगे तब फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू रिमेम्बर दैट हमने बाद में इस पूरे सिस्टम को कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला था। तो आपको क्या निकालना है, देखो मेरा पर्पस क्या था, 2 सिस्टम की जगह पे कोई एक सिस्टम निकालना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 2 पार्टिकल सिस्टम मतलब बहुत ज्यादा रश क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी जगह पे कोई एक ऐसा सिस्टम ले आओ जो इन दोनों को बैलेंस करके एक ही मास दे। तो इन दोनों की जगह आज के बाद मैं सिर्फ इसको देखा करूंगी, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट इसके मासेस कैलकुलेट किया करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 कैसे थे, ठीक है। इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो R1 R2 गिवन था, तो इस इन दोनों का इसकी टर्म्स में आ गया, तो R इज इन दी टर्म्स ऑफ M1 एंड M1 M2 की टर्म्स में, और R1 R2 की टर्म्स में दे दिया हुआ। 2 सिस्टम की जगह एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन दोनों के बीच में मोस्टली लाई करता है, मोस्ट ऑफ केसेस में उन दोनों के बीच में लाई पूरा कैलकुलेट कर दिया, एंड दे हैव सेड कि हमारे पास अगर ये M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M है, हमारे पास सिंपल मास है, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसा आया, इन दोनों का जनरल सम आया। क्लियर? यस। ठीक है। तो अच्छा, तो अब इसका मतलब कि अगर इन दोनों का ये हो गया कि अगर दोनों सेम मासेस की बॉडीज लाई करती है, साथ में डायग्राम बनाती हूँ M1 M2, तब ये भी M के बराबर है और ये भी लेट M के बराबर है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, क्योंकि इन दोनों का सम करके हाफ में तो आया, ठीक है। क्लियर है? बट आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखो जरा, ये रहा पेन आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले क्या था, अगर इंडिविजुअल पेन था तो ये ऐसे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास अगर मैं सेंटर से पकड़ती हूँ तो ये बैलेंस दे रहा है मेरे को, बट अगर मैं यहाँ पे आज क्या कर रही हूँ, इसके साथ एक कैप ऐड कर रही हूँ, मतलब इधर मैंने मास इंक्रीज कर दिया, ये मेरा इंक्रीज मास होगा और इधर डिक्रीज मास है। तो इंक्रीज मास की तरफ देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास सेंटर पे रखूंगी तब क्या हो रहा है, इधर कुछ गिर रहा है मेरा, ये जो पेन की मोशन है वो इधर को गिर रही है, इट इज फॉलिंग ऑफ, है ना। तो जिस तरफ को मास ज्यादा है उस तरफ को, अगर मैं थोड़ा सा बैलेंस पॉइंट को इसकी तरफ को शिफ्ट कर दूंगी तब ये क्या हो रहा है, एकदम बैलेंस्ड हो रहा है। तो इसका मतलब जिस तरफ को मास ग्रेटर होगा, जिस तरफ को मास ग्रेटर होगा, अगर देखो सेंटर में रखती तो देखो ये गिर रहा है खुद ब खुद, तुम्हारे सामने हुआ है। अगर मैं इसका थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर दूं इसकी तरफ को, तो देखो लाइन एकदम बैलेंस्ड होगी। तो इसका मतलब है जिस तरफ को मास ज्यादा होगा, सेकंड जो इसका स्पेशल केस है हमारे पास, व्हेन 2 particles are of unequal masses, then the center of mass lies close to heavier mass। क्या कोई प्रूफ करेगा इसको? क्या इसको कोई प्रूफ करेगा? एनीवन? देखो मैं प्रूफ करके बताती हूँ। वी नो जो R वेक्टर है वो किसके बराबर है, M1 R1, अनइक्वल मासेस के लिए यही हुआ, M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, जनरलाइज्ड रिलेशन लिखा मैंने, ठीक है। क्लियर है? चले चले आगे। यस मैम। अब मैं ऐसे एज्यूम करती हूँ कि ये सारा ओरिजिन पे बैठा हुआ है, मतलब जो R1 R2 है ये ओरिजिन से है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि लेट M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, बिकॉज जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे आया, OI कैप प्लस OJ कैप प्लस
ओ नहीं सॉरी, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप ओरिजिन पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, 0 0। तो अगर मैं यहाँ पे देखो r को 0 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 0 के बराबर। इसको इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये भी खत्म हो गया, तो m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसके कहने का मतलब है कि ये दोनों पक्का से m1 r1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 r2 वेक्टर के बराबर लाई कर रहे होंगे इसके बाद। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखूं, इन मैग्नीट्यूड, तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि m1 बाय m2 इज इक्वल टू r1 बाय r2। तो लेट m1 मास जो है वो ग्रेटर देन m2 है, तो m1 बाय m2 ग्रेटर देन m1 हो गया। तो इसका मतलब r1 जो होगा दैट विल आल्सो बी, सॉरी r2 बाय r1 आएगा ना, ये r2 बाय r1, r2 बाय r1 भी ग्रेटर देन 1 हो गया, है ना? ठीक है ना भाई, बता दो। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो वो भी ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका मतलब r2 इज ग्रेटर देन r1। तो इसका मतलब जो हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो किसकी तरफ को लाई करेगा, जिसका मास कहाँ पे होगा, ओरिजिन मतलब पे होगा। r2 जो जिसका नहीं यार, जिसका मास हैवियर साइड की तरफ, देखो इस तरह रखिए, m1 का मास ग्रेटर था m2 का मास, तो m1 इज ग्रेटर है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करना चाहिए। सपोज करो सेंटर ऑफ मास हमारे पास लाई करता है इधर कहीं, मैंने आपको बोला था सेंटर ऑफ मास विल बी टुवर्ड्स दी हैवियर बॉडी। तो इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा r1 और इसका डिस्टेंस क्या होगा r2। तो इसका मतलब r2 डिस्टेंस दूर होगा सेंटर ऑफ मास से और r1 डिस्टेंस पास होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। डिड यू गेट इट कि कैसे वो हैवियर बॉडी की टुवर्ड्स ही आता है सेंटर ऑफ मास? ओके अच्छा, तो तुम में से क्या मुझे कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टर्म्स में सेंटर ऑफ मास निकाल के दे सकता है? मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि ना ये सच में आप लोगों को अब लैंग्वेज समझनी मुश्किल हो रही है। ये कोऑर्डिनेट क्या बोल रही है, ये पोजीशन क्या बोल रही है। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स और वाई की टर्म्स में, और पोजीशन का मतलब है आर की टर्म्स में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी सिर्फ सुनते जाओ, लास्ट में एंड रिजल्ट देती हूँ तुम्हें। देखो सेंटर ऑफ मास में हमने बोला कि ये देखो ये आर वेक्टर है, इसको मैं बोलूंगी पोजीशन वेक्टर। किसका? कैपिटल आर किसका बोल रही हूँ हर बार? सेंटर ऑफ मास का। तो मैंने क्या बोला, इसका कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जे है, ये बन गए इसके कोऑर्डिनेट्स। एक्स एंड वाई जो होंगे ये क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स। नाउ पता चला कि मैं कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख रही हूँ, ठीक है। ऑल्सो r1 जो है हमारे पास वो कितना होगा, xi कैप प्लस yj कैप, या x1 y1 j। r2 वेक्टर कितना होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x2 y2। ओके, तो वी नो, हमें पता है r वेक्टर जो है वो कितना है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इधर कितना आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू m1 इंटू ब्रैकेट में r1 की जगह पे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस m2 इंटू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ सिर्फ मैं 2D में, m1 प्लस m2, ठीक है। सो शैल आई बी राइटिंग लाइक, हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू m1 m2, ठीक है। हमारे पास अलग से आ गया एक्स आई कैप का, m1 xi कैप x1 i कैप प्लस m1 y1 j कैप प्लस m2 x2 i कैप प्लस m2 y2 j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब वेक्टर्स में क्या होता है, ये देखो i वाले हैं ये और j वाले हैं ये। i वालों को i वाले के साथ कंपेयर करना है, j वाले को j वाले के साथ कंपेयर करना है। चलो, तो मुझे x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे इन टर्म्स ऑफ दिस। तो देखना जरा अभी, तो यहाँ पे जो x i कैप है वो किसके बराबर आ गया, m1 x1 i कैप प्लस
m2 x2 y कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और y j कैप किसके बराबर आ गया m1 y1 j कैप प्लस m2 y2 j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो m1 x1 प्लस m2 x2 इंटू आई कैप। तो ये आई कैप इससे कैंसिल, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया, ऐसे ही j का j से कैंसिल, तो हमारे पास m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x कॉमा y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे कितने कितने आ गए m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y1 m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या ये कोऑर्डिनेट्स मिले आपको? हाँ जी, अब Yes, ma'am. यू आर ऑन फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है, पूछो मेरे से, कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं आपने इससे रिगार्डिंग, ये कैसे आया, क्यों आया, इसको ऐसे क्यों लिया, पूछ लो, पूछो इससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं रिलेटेड, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। ये कोऑर्डिनेट्स निकालने थे पोजीशन वेक्टर के, तो उसको आई और जे की कैप में लिख दिया, इसको भी इसमें लिख दिया, जनरलाइज फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, आई वाले इकट्ठे कर लिए, वाई वाले सॉरी आई वाले एक तरफ रख लिए और जे वाले एक तरफ रख लिया हमने। ठीक है, फिर उनको रख के हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया, आई को आई के साथ और जे वालों को जे के साथ, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोऑर्डिनेट्स निकालो तो आपने ये लगाना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि मतलब पोजीशन वेक्टर निकालो, तो ये निकाल के आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स निकाला है, वाई निकाला है, तो आप उसको आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख देना। कल को 3D में आ गया तो जेड वाले आ जाएंगे, ठीक है ना, तो 3 मासेस आएंगे m1 m2 m3 m1 m2 m3। ठीक है, तो इस तरह 3 मासेस आएंगे आपके पास अगर 3D में आता है। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ma'am. तो एक क्वेश्चन दो, देखते हैं फिर कैसे क्लियर है। क्वेश्चन, टू पार्टिकल, सबने नोट डाउन कर लिया है ना? एनीवन हु इज लेफ्ट, बॉयज? हाँ जी, एंजेलिना, आर यू गेटिंग इट? गीतांजलि, गीतांजलि, आर यू न्यू टुडे? Yes, ma'am. अलीना, अच्छा समझ आ गया आपको भी? ठीक है, तो अभी देखते हैं, सम्स करते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम, ठीक है, हैव पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास 2i कैप प्लस 5j प्लस 13k, 2i प्लस 5j प्लस 13k एंड -6i प्लस 4j minus 2k. Find the position vector of their center of mass. मैम फॉर्मूला आर वेक्टर वाला ही होगा ना? हाँ जी, फॉर्मूला वही है आपके पास, पोजीशन वेक्टर निकालना है आपको। अब प्लीज इसको केजी में मत कन्वर्ट करने लग पड़ना, ग्राम में ही चलने देना, ठीक है, क्योंकि मासेस तो इन द एंड कट हो जाते हैं। हाँ जी, जानवी, कैसे कर रहे हो आप इसको सॉल्व?
करें, सॉल्व करके देखिए जरा। एनीवन हु हैज मैम रीच्ड? वैल्यूज फिल कर देनी है बस, है ना? अभी तक की नहीं? नहीं, वो तो कर दी। सो बताइए कितना आंसर आया फिर। -6i + 4j वहां तो गया -2k। हम्म, हाँ तो गया, कितना आया चल बता अंश। मैम मेरा आ रहा है -4i कैप + 17/4 j कैप 17, -k हाँ हाँ कैप। बिल्कुल सही, मैम ऐसे यही आया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी अप्रोप्रिएट। m1 + m2, ठीक है। तो अब देखते, ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या था, 100 इंटू R1 कितना है, 2i + 5j + 13k, ठीक है, प्लस m2 कितना है हमारे पास, 300 इंटू -6i + 4j -2k डिवाइडेड बाय इनका मास 400, ठीक है। तो अब पूरा मल्टीप्लाई करवाऊंगी मैं, ये आर वेक्टर चल रहा है, यही निकालना है मुझे। तो ये हो गया 200 आई कैप प्लस 5j, सॉरी 500j प्लस 1300 के कैप माइनस ऑफ 1800 आई कैप प्लस 1200 जे कैप प्लस -600 के कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 400। तो आई वाले इकट्ठे कर लेते हैं, क्लब कर लिया हमने इसको। तो 18 - 2, तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस के साथ है तो -1600/400 आई कैप, ठीक है, प्लस 1700/400 जे कैप। फिर उसके बाद है हमारे पास प्लस ये कितना हो गया, 13 6 7 700/400, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 4, इट इज -4 आई कैप प्लस 17/4 जे कैप प्लस 7/4 के कैप। हाँ जी बताओ कितना मुश्किल था ये, यस मैम। बहुत डिफिकल्ट है क्या, No, ma'am. इजी? ठीक है, तो अब Yes. फटाफट से मुझे यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है बीच में? चलिए एक और करते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट की टर्म्स में करते हैं, मतलब इस बार आपको उसमें बताना है, फॉर्मूलाज की टर्म्स में बताना है, कोऑर्डिनेट्स देने हैं अब आपको मुझे, ठीक है। तो चलो इसमें करते हैं, लिखिए नंबर 1, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, टू मासेस है हमारे पास ऑफ 0.8 kg एंड 1.2 kg, ठीक है, लाई इन XY plane at coordinate 1, -2 and -3, 4, at 1, -2 and -3, 4. Find the coordinates of center of mass and position vector of center of mass. And position vector of center of mass. हाँ जी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। ये सारा डाटा गिवन है आपको, सिर्फ एक्स और वाई निकालने हैं आपने। तो पिछले वाले उसमें आपको फॉर्मूला भी दे दिया हुआ था मैंने, एक्स और वाई के, एक्स के कोऑर्डिनेट ये है एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड आंसर निकालिए।
जैसे 10th में आप सेक्शन फॉर्मूला वगैरह करते थे, मतलब सब्स्टिट्यूशन दी है बेसिकली, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशंस करनी है। कितने कितने आए आंसर्स? हाँ जी, क्या आंसर्स आए? एक 1.4, मैम एक 1.6 आए। एक यस मैम 1.4 एंड एक 1.6। 1.6 ठीक है, यही है दोनों। तो अब उन्होंने बोला इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखो, तो आर वेक्टर कितना होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आर वेक्टर कितना आ गया हमारे पास? 1.4 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? यस मैम ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो ये जर्नलाइज फॉर्म आप सबको क्लियर होगी कि हमारे पास एक्स और वाई कैसे आया। यस मैम ठीक है, अब चलते हैं जरा 3D में लेते हूँ। ठीक है, ये रहे आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। Find the coordinates of center of mass। ठीक है, ओके, और if coordinates are 1, 2, 3, 4 and 5, 6। 3D में अब but body of 3 equal masses with the 3 bodies of मैं एक बार 3 bodies। Three bodies are given to you। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, कितनी आती है आपके पास। तो कैसे करोगे आज? x कैसे लिखोगे? अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप कैसे लिखोगे? एनीवन? थ्री कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए थे अगर 3 सिस्टम भी है आपके पास, है ना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे कर लो 1, 2, 1, 3, 3, 5, 5। अब ठीक है, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 5, 6, 5। तो कैसे लिखोगे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस मैम M3। 3 आ रहा है एक्स इन सबको सॉल्व करके 3 यस मैम y m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 मैम 4 z3 ये 4 आ रहा है। ओके, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये भी 3 आ रहा होगा। यस मैम ठीक है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए फाइनल। तो दिस विल बी 3, 4, 3। ठीक है, क्लियर। तो मतलब जो सेंटर वाला होगा वही आपका क्या बनेगा? सेंटर ऑफ मास बनेगा। ठीक है, तो इस पूरे को एक बार अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक लेवल अप करके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर करके आना पर। इज इट क्लियर? यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।